नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 18वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बहादुर बेटा। बहादुर बेटा इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। बहादुर बेटा इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी सन को मुजफ्फरनगर जिले के मिरनपुर अर्थात मीरापुर गांव में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। यही से उनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। विष्णु जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज विधाओं में अनेक रचनाएं की है। सीमा रेखा, पुस्तक किट आदि आपके प्रमुख एकांकी है। आवारा मसीहा आपकी बहुप्रशंसित रचना है। लेखक विष्णु प्रभाकर जी इनका निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ। तो बच्चों, यह है लेखक विष्णु प्रभाकर जी इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 18वां बहादुर बेटा। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक बहादुर बालक की बहादुरी का वर्णन किया है। अब देखिए, साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, जैसे कहानी होती है, कविताएं होती है, उपन्यास होती है, उसी प्रकार से नाटक भी होते हैं। नाटक जो होते हैं वह अलग अलग अंकों के होते हैं। 2 या 3 अंक के नाटक होते हैं, तो कभी कभी 1 अंक का ही नाटक होते हैं। 1 अंक के नाटक को हम क्या कहते हैं कि एकांकी। 1 अंक एकांकी नाटक। तो यहाँ पर जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एकांकी है। नाटक का 1 अंक का प्रकार है, जिसमें लेखक ने एक बहादुर बालक के बहादुरी का वर्णन किया है। अब देखते हैं इस एकांकी में कौन कौन से पात्र है। पहला जो पात्र है वह माँ है। उसके बाद 3 बच्चे हैं यहाँ पर। संदीप जो है बड़ा बेटा है, कुलदीप छोटा बेटा है और मधुर नाम की एक बेटी है। इसके अलावा और 2 एक पात्र है। एक युवक है जो संदीप का मित्र है। इसके साथ साथ एक युवक डॉक्टर और एक युवती है। यहाँ पर जो युवक डॉक्टर और वो जो एक युवती है वो दोनों ही रेड क्रॉस के सदस्य है। अब रेड क्रॉस क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि मानव जीवन को बचाना। जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप होता है या सूखा अकाल होता है, तो उस समय जो नैसर्गिक या प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे संगठन कार्य करते हैं। तो यह हमारे इस एकांकी के पात्र हैं। अब हम नाटक को शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में नाटक शुरू होने से पहले मंच की तैयारी की गई है, उसके बारे में बताया गया है कि मंच पर किस प्रकार का माहौल है। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा है। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। अब पात्रों का संवाद है यहाँ पर। माँ: क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर: यही तो मैं भी देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। अब देखिए, जहाँ पर नाम लिखे गए हैं वह पात्रों के पात्र हैं और उसके सामने उनके संवाद दिए गए हैं और उनके जो क्रियाकलाप है वह ब्रैकेट में दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले माँ और मधुर का संवाद चालू है। माँ और मधुर जो है वह कुलदीप और संदीप का इंतजार करे कि रोज का जो उनका स्कूल से आने का जो समय था वह समय बीत चुका है
और दोनों भाई अब तक घर नहीं आए थे, इसीलिए माँ और मधुर चिंतित हो गए थे और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय कुलदीप भागता हुआ दौड़ता हुआ तेजी से आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना? बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी बह गए हैं। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है तेजी से बोलता चला जाता है। अब देखिए कुलदीप आता है, अपने माँ के साथ बातचीत करता है और वैसे ही तेजी से चला जाता है। अब वो माँ को क्या बता रहा है कि बहुत बड़ा आंधी तूफान आया था, इससे क्या हो गया है, नदी में बाढ़ आ गई है। और नदी में बाढ़ आने से क्या हो गया है कि सैकड़ों आदमी, जानवर और मकान नदी के लहरों के या पानी की तीव्रता के कारण बह गए हैं, मकान तो गिर पड़े हैं और चारों तरफ हाहाकार मच गए हैं और अभी वहां के लोगों के लिए सारी तरफ से सहायता की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर बाढ़ आना, आंधी तूफान आना, यह क्या है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक विपदा या संकट है। अब इस प्रकार से जब कोई भी प्राकृतिक या नैसर्गिक आपत्ति आती है, इसके अलावा और कौन से होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कौन से हैं, भूकंप, वेरी गुड। इसके अलावा कभी कभी अकाल भी पड़ता है, सूखा अकाल हम इसे करते हैं। तो ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं आते हैं तो इसमें मनुष्य हानि होती है, उसके साथ साथ उसे हम जीवित हानि भी कहते हैं, उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। कभी कभी तो गांव के गांव ही इस प्रकार के भूकंप में या बाढ़ में बह जाते हैं। तो ऐसे समय पर सारे लोगों को इकट्ठा होकर जितना हो सके एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है, इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है वे धन दे, जिसके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े है कपड़े दे। अब देखिए यहाँ पर नैसर्गिक या प्राकृतिक आपदा आने पर किस प्रकार से पूरे शहर या गांव का नुकसान हो जाता है, इसीलिए किस प्रकार से लोगों की सहायता करने के लिए घोषणा की जाती है, इसका वर्णन किया है। देखिए बच्चों, जब इस प्रकार की आपत्ति आती है तो सरकार भी अपने ओर से बहुत सारे सहायता करती रहती है, लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द इस प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है, किसी मनुष्य को मानवता के आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती, तो उस समय क्या हमें सरकार के मदद की सहायता की इंतजार करना चाहिए? नहीं। तो जैसे ही हमसे भी अगर जो कुछ मदद हो सकती है हमें देने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ है तो वहाँ पर जाकर लोगों के हमें उन जहाँ पर दुर्घटना हुई है वहाँ पर लोगों की कुछ हानि तो नहीं हुई, उनको जिस प्रकार से हो सके हम शारीरिक दृष्टि से सहायता कर सकते हैं। लोगों की जान बचाने के लिए, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए या डॉक्टर जैसे कुछ ना कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अगर लोगों के पास पैसे है तो वह पैसे की भी सहायता कर सकते हैं, या फिर खाने की कुछ चीज़ें दे सकते हैं, कपड़े की सहायता दे सकते हैं, या जो जो हमसे हो सकता है ऐसे सहायता हमें जरूर करना चाहिए। अब देखिए कुलदीप की बात सुनकर माँ क्या कहती है। हाँ हाँ, यह तो होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर और माँ दोनों एक साथ,
तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अभी क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सहसा एक युवक का प्रवेश। अब देखिए यहाँ पर मधुर, कुलदीप और माँ, इनके बीच वार्तालाप हो रही है। और माँ कुलदीप को अपने बड़े बेटे संदीप के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। कुलदीप भी चाहता है कि वह वहाँ पर जाकर लोगों की कुछ ना कुछ सहायता करे, लेकिन माँ कहती है कि तू अब रहने दो, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम अगर वहाँ पर उनको सहायता करने के लिए चाहेंगे तो तुम्हारी सहायता नहीं होगी, बल्कि तुम्हें बचाने में उन्हें और परेशानियां उनकी बढ़ जाएगी। और उसी समय वो अपने बड़े बेटे संदीप के बारे में पूछती है। तब मधुर उसे बताती है कि हाँ हाँ माँ, वो तो बिल्कुल वहीं पर चला गया होगा, क्योंकि वो तो अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए ही न्यौछावर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो परिवार है, उनके पूर्वजों से ही देश सेवा का ये जो रक्त है उनके शरीर में संचार है। यहाँ पर बताया गया है कि उनके पिता और चाचा जी आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने युद्ध किया था। उसके साथ साथ देशों के संदीप की जो विचारधारा है, यहाँ पर पता चलता है कि देश के स्वतंत्रता के लिए हजारों लोगों ने प्राण दिए हैं, तो हमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मात्र अपने देश के प्रति प्रेम यहाँ पर इस परिवार के लोगों के द्वारा दिखाई दे रहा है। आगे एक युवक आता है। संदीप का घर यही है? सब एक साथ, हाँ हाँ यही है। क्या बात है? युवक, मैं आपको बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबरा कर, क्या? मधुर, तो भैया चले ही गए। युवक, लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। माँ, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होगी ये परेशानियाँ? कितना बलिदान चाहता है तू? हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर अब देखे यहाँ पर एक अपने देश के प्रति सबके मन में एक अलग सा प्रेम दिखाई तो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक मानवीय भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब इस प्रकार के आपदाएं को सुनते हैं, आज तो हम भी तो देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे घटनाएं प्रसंग होते रहते हैं जिससे कि मानवता को कलंकित करने वाले लांछनात्मक होते हैं। और इस प्रकार के जो भी सामाजिक आपदाएं आते हैं तो उस समय हमें मनुष्य को या मानवता को ध्यान में रखकर हमें किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति को सहायता करने की कोशिश करना चाहिए। मधुर माँ को झकझोर कर, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। तो अब देखिए यहाँ पर मधुर के मन में भी उन लोगों को, बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता करने की कल्पना आती है। वो कहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हमारे इर्द गिर्द जितने भी घर है वहाँ पर घर पर जाकर लोगों से जितना हो सके उतना अनाज और धन इकट्ठा करेंगे, और बाढ़ पीड़ितों को खाने की आवश्यकता होगी तो हम उनके लिए यह अनाज, धन और खाना उपलब्ध करवा देंगे। कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए है। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलेंटियरों की जरूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए कुलदीप को भी पता चलता है कि स्कूल के द्वारा उनके शिक्षकों ने बताया था कि स्वयं सेवकों की आवश्यकता है और इस प्रकार से कैंप, जगह जगह पर कैंप लगवाना चाहिए और इन बाढ़ पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर स्कूल के द्वारा भी कैंप लगवाया गया है और वहाँ पर स्वयं सेवक के रूप में स्कूल के विद्यार्थियों को कहा गया है।
तो यहाँ पर कुलदीप अब स्कूल के द्वारा लगाए गए कैंप में जाकर काम करना चाहता है। माँ, क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदीप, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर, अच्छा मैं चला। तो इस प्रकार कुलदीप भी अपने माँ की परमिशन लेकर कैंप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए चला जाता है और माँ भी उसे प्रोत्साहित करती है। तो बच्चों, पाठ के इस अंश में हमने परोपकार, यह मानवीय भावनाओं का चित्रण यहाँ पर देखा। आगे अब हमें इस एकांकी के संवादों पात्रों के द्वारा बहुत सारी जानकारी हासिल करने हैं, लेकिन इसको हम इस पाठ के अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।